बचपन में अपनी पड़ोस वाली दीदी का रेड पैकेट ठगने के लिए मैंने उससे एक बहुत बड़ा झूठा वादा किया था कि जब मैं बड़ा हूंगा तो मैं सिर्फ उससे ही शादी करूंगा। और आज सालों बाद वो अचानक मेरे सामने आकर खड़ी होगी और बोली, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं वही तुम्हारी बचपन की मंगेतर हूँ जिसके साथ तुमने शादी का वादा किया था। भाई जस्ट लाइक दैट ये कहानी शुरू हो जाती है। तब मैंने फ्रेश ग्रेजुएट होने के बाद अपनी नई जॉब ज्वाइन की थी। जैसे ही मुझे कंपनी के ग्रुप चैट में ऐड किया गया, मैंने देखा कि बॉस ने ग्रुप चैट में एक रेड पैकेट भेजा है। अब भाई सामने फ्री का रेड पैकेट दिख रहा हो और मैं उसे क्लेम ना करूं तो मैं सच में एक कुत्ता हूं। रेड पैकेट क्लेम करने के बाद मैंने मौके का फायदा उठाया और फ्लो में बहकर बॉस की थोड़ी चमचागिरी और तारीफ करना बिल्कुल नहीं भूला। ऑफिस के अंदर बैठे मेरे सारे कोवर्कर्स मेरी इस हरकत पर मुझे एकदम चौंकी हुई और अजीब नजरों से देख रहे थे। भाई जब मैं 3 साल का था तभी से मैंने फोन लेकर इंटरनेट पर टाइम बिताना शुरू कर दिया था, और जब मैं 5 साल का हुआ तो मैंने सोशल मीडिया को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से मैं बचपन से ही एक नंबर का सोशल बटरफ्लाई बन चुका था। मेरे पूरे ऑफिस के लोगों ने मेरी इस खतरनाक हिम्मत पर मुझे थम्स अप दिया और मैंने भी पूरे एटीट्यूड के साथ 90 डिग्री झुककर उन सभी को थैंक यू कहा। मैंने रेड पैकेट क्लेम ही किया था कि बॉस ने मुझे पर्सनली वी चैट पर ऐड कर लिया। अब ऑकवर्ड ना लगे इसलिए मैंने खुद से ही एक ग्रीटिंग भेज दिया। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। स्क्रीन पर टाइपिंग दिख रहा था लेकिन काफी देर तक एक लेटर भी नहीं आया। कहीं वो अपना रेड पैकेट वापस तो नहीं मांगना चाहती? ऐसा तो नहीं होगा। पर सोचने वाली बात है, मैंने अभी जॉब ज्वाइन की है और मेरी परफॉर्मेंस भी जीरो है। मैंने खुद ही रेड पैकेट वापस भेज दिया, लेकिन उधर से सिर्फ 6 डॉट्स का रिप्लाई आया और उन्होंने रेड पैकेट क्लेम नहीं किया। मैं उस अनछुए रेड पैकेट को देखता रहा और मेरे दिल से खून के आंसू निकल रहे थे। बॉस, अगर आप अपना रेड पैकेट वापस लेने नहीं आई थी तो क्या आप उसे मुझे वापस कर सकती हैं? 24 घंटे बाद वो अपने आप रिफंड हो जाएगा। लेकिन मुझे 24 घंटे बहुत लंबा टाइम लग रहा था। पैसा अपनी जेब में ही सबसे सेफ लगता है। बॉस मेरी जिद के आगे हार गईं और आखिर में उन्होंने रेड पैकेट मुझे वापस कर दिया। भले ही वो सिर्फ 21.6 युआन था, लेकिन मेरी किस्मत सबसे अच्छी थी। बॉस बिजनेस ट्रिप पर चली गईं और उन्हें लौटने में आधा महीना लगने वाला था। मैं इस आधे महीने का फायदा उठाकर कंपनी के काम को अच्छे से समझ सकता हूं, वरना बॉस के लौटते ही मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। और इसका कारण सिर्फ ये है कि बॉस की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और कंपनी किसी भी मुफ्तखोर को नहीं पालती। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन पूरी की है और फिलहाल एक इंटर्न हूँ। परमानेंट होने के बाद सारे टैक्सेस और फंड्स कटने के बाद मेरी सैलरी 8,000 होने वाली थी। मैं इतनी अच्छी जॉब खोना नहीं चाहता था, इसलिए हर दिन मन लगाकर काम सीख रहा था और साथ ही ग्रुप में रेड पैकेट लूटना भी नहीं छोड़ रहा था। सच कहूं तो एक ऐसा बॉस जो रोज रेड पैकेट बांटता हो, किसे पसंद नहीं आएगा। मैं सच में इतनी अच्छी जॉब नहीं खोना चाहता था। कंपनी का जो ग्रुप पहले एकदम सुनसान रहता था, उसे मैंने अपने दम पर लाइवली बना दिया था। पूरी स्क्रीन बॉस की मक्खनबाजी वाले मैसेजेस से भरी होती थी। बॉस कितनी अच्छी हैं, हर दिन रेड पैकेट देती हैं, मुझे तो इनसे प्यार हो गया है। मैं तो रोज ऑफिस आने के लिए बेताब रहता हूँ, बस ताकि अपनी बॉस से जल्दी मिल सकूं। बॉस के साथ काम करना मेरे पिछले 10 जन्मों का पुण्य है। अब मुझे कभी सड़क पर कूड़ेदान के पास सोने की टेंशन नहीं होगी। पता नहीं मेरी मक्खनबाजी का कमाल था या कुछ और, पर बॉस रोज टाइम पर ग्रुप में रेड पैकेट जरूर भेजती थी। बॉस पहले बहुत कोल्ड और स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। मेरे कंपनी ज्वाइन करने से पहले लोग देर रात तक ओवरटाइम करते थे। ओवरटाइम का एक पैसा नहीं बढ़ता था और रेड पैकेट बांटना तो कभी सुना ही नहीं था। मैं हर बार अपने लुटे हुए रेड पैकेट को देखकर खुशी से फूल जाता था। जल्दी से अपने हाथ की फाइल्स खत्म करो, अभी मीटिंग होने वाली है। बॉस वापस आ गई हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी बॉस कोई खूंखार शक्ल वाली मिडिल एज्ड कड़क औरत होगी, लेकिन मेरे सामने खड़ी उस लड़की ने गोल्डन फ्रेम वाले ग्लासेस पहने थे। वो बेहद खूबसूरत थी और उसके चारों तरफ एक रॉयल और कोल्ड ऑरा झलक रहा था। उसका अपना एक खतरनाक प्रेशर था। मैंने मन ही मन सोचा, इस लेवल की खूबसूरती के बारे में तो मैं अपने दोस्तों के सामने जिंदगी भर शो ऑफ कर सकता हूँ। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने चुपके से एक फोटो खींचने के लिए अपना मोबाइल निकाल लिया। लेकिन उस शांत ऑफिस में कैमरे के शटर की आवाज बहुत ही अजीब और जोरदार लगी। पूरा माहौल पल भर में शांत हो गया, इतना शांत कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे जाए। लिनशेन, तुम ये क्या कर रहे हो? बॉस, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ग्रेजुएशन के बाद अपनी पहली ही जॉब के दिन मुझे इतनी खूबसूरत बॉस मिल गई तो जाहिर है कि मैं फोटो खींचकर अपने दोस्तों को शो ऑफ करूंगा। मुझ में हिम्मत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए मैंने बिना डरे सच सच बोल दिया। सारे कलीग्स पल भर में सन्न रह गए। कुछ ने मेरी तरफ थम्स अप किया तो कुछ चुपचाप मेरी मौत का शोक मनाने लगे। बॉस ने हल्के से अपने गोल्डन ग्लासेस को एडजस्ट किया, मुझे एक हल्की सी नजर से देखा और उनकी आंखों में जैसे एक मुस्कान छिपी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद किसी ने कहा, लिनशन, बॉस तुम्हें बुला रही हैं। मुझे अकेले प्रेसिडेंट ऑफिस में बुलाया गया। वो इटली से इंपोर्ट की गई लेदर चेयर पर बैठी थीं और खामोशी से मुझे घूर रही थीं। तुम्हें फोटो खींचनी थी ना? यहाँ कोई नहीं है, आराम से खींचो। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं तो गया। जॉब लगे अभी आधा महीना ही हुआ है और बॉस को रूबरू देखने के पहले ही दिन शायद मुझे निकाल दिया जाएगा।
बॉस, मुझे मीटिंग के दौरान टाइम पास और चोरी छुपके फोटो नहीं खींचनी चाहिए थी। आप मुझे जॉब से निकाल सकती हैं, लेकिन क्या आप मुझे इस आधे महीने की सैलरी दे सकती हैं? मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रही, तुम फोटो खींचो। मैंने हैरानी से उन्हें देखा। उनके चेहरे से लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही हैं। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और क्लिक 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 करने लगा। मैंने लगातार 10 से ज्यादा फोटोज खींच डाली। लिन शेन एक नया एम्प्लॉय होकर भी क्या जलवे बिखेर रहा था। मीटिंग में बॉस की चोरी छुपके फोटो खींचते हुए पकड़ा गया, फिर भी जॉब से नहीं निकाला गया, बल्कि बॉस की बेहतरीन प्राइवेट फोटोज भी खींचने को मिल गईं। रातों रात में कंपनी में फेमस हो गया, यहां तक कि नीचे वर्कशॉप में भी मेरे चर्चे होने लगे। बॉस के लौटने के बाद उन्होंने मेन ग्रुप में रेड पैकेट भेजना बंद कर दिया। इसकी जगह वो मुझे पर्सनली रेड पैकेट भेजने लगी। हर बार वो 50 युआन भेजती और साथ में लिखती, श्याओहे एक कॉफी ले आना, या श्याओहे जरा ये फाइल पहुंचा देना। धीरे धीरे जैसे ही मेरे मोबाइल पर रेड पैकेट का नोटिफिकेशन बजता, मैं समझ जाता कि बॉस मुझे बुला रही हैं। जॉब के दूसरे महीने मेरी मॉम ने मुझे घर पर खाना खाने के लिए कॉल किया। हाँ ठीक है, उन्होंने मुझे घर बुलाया है। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, मेरी नजर सीधे मेरी बॉस सू वान के चेहरे पर पड़ी। उसने एक सिंपल और एलिगेंट ड्रेस पहनी थी, वही जाने पहचाने गोल्डन ग्लासेस लगाए थे और चुपचाप सोफा पर बैठी थी। मैं हड़बड़ाकर तुरंत बाहर निकला और बार बार घर का नंबर चेक किया। नहीं, घर तो मेरा ही था। आ गए तुम? ये सू वान है। इसे तो बचपन से ही सोशल बटरफ्लाई बनने का शौक था। तब जाकर मुझे पता चला कि सू वान की दादी और मेरी दादी असल में भाई बहन थे। बचपन में हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। तभी मैं सोचूं कि ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। तुम दोनों तो बचपन से साथ पले बड़े हो, एकदम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स। बाद में तुम्हारे मॉम डैड पैसे कमाने के लिए बाहर शहर चले गए और तुम्हें अपने साथ सिटी ले गए, तो हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया। बचपन में तुम दोनों खूब साथ खेला करते थे, लेकिन मुझे तो रत्ती भर भी कुछ याद नहीं था। फिर मैंने सोचा, ये इतनी खूबसूरत है, अगर हम सच में बचपन में रोज साथ खेलते थे तो मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलता। पक्का मेरी मॉम फेंक रही हैं। मॉम इंट्रोडक्शन देने के बाद वापस किचन में खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे पता चला कि आज 26 अक्टूबर है और आज सू वान का बर्थडे है। मैंने चुपचाप अपना वीचैट बैलेंस चेक किया और मेरे दिल में तेज दर्द उठा। अब तो हो गया काम। बॉस से लूटे हुए सारे रेड पैकेट आज वापस करने पड़ेंगे। खाने की टेबल पर मेरे मॉम डैड ने उसे खास तौर पर एक रेड पैकेट दिया। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उसने बड़ी शालीनता से मना कर दिया और पैसे नहीं लिए। मैंने हिम्मत जुटाकर उसे वीचैट पर 888 युआन ट्रांसफर कर दिए, ये सोचकर कि वो वैसे भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। थोड़ा रिस्क लेने में क्या हर्ज है। लेकिन अगले ही पल वीचैट पर नोटिफिकेशन आया, सामने वाले ने आपका पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे तो वहीं प्राण सूख गए। मुझे लगा अब मैं खून की उल्टी कर दूंगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरे मॉम डैड की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और मैं भी मन ही मन खुश हो रहा था। आखिर उसने मेरे 888 युआन लिए हैं, तो फ्री में उसकी कार की सवारी लेना कोई गलत बात हो रही है। क्या तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ? मैं एकदम ब्लैंक था। मैंने मन ही मन सोचा, मेरे 888 युआन का रेड पैकेट लूटने वाली कर्जदार के अलावा तुम और कौन हो सकती हो? बचपन में जब तुम न्यू ईयर पर गांव आते थे तो तुम देखते थे कि घर के बड़े मुझे बहुत सारा न्यू ईयर का पैसा देते थे। तुम लालच में मेरे पीछे पड़े रहते थे और चाहते थे कि मैं अपने सारे पैसे तुम्हारे साथ बांट लूं। तुमने तब कहा था कि बड़े होकर तुम मुझसे शादी करोगे, मुझे जिंदगी भर प्यार करोगे, और तुमने ये भी कहा था कि औरतों के पैसे उनके पतियों को संभालने चाहिए। तुमने कहा था, आज नहीं तो कल ये पैसे तुम्हारे ही होने हैं, तो अभी दे दूं या बाद में, बात एक ही है। बस इसी तरह मीठी मीठी बातें करके तुमने मेरे सारे न्यू ईयर के पैसे ऐंठ लिए थे। जाते वक्त तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोते हुए कसम खिलाई थी कि मैं अपने आगे के सारे पैसे अच्छे से छिपाकर रखूंगी और उन्हें खर्च नहीं करूंगी। तुमने कहा था कि तुम वापस आकर मुझसे जरूर मिलोगे। मैंने घबराहट में अपना हाथ ठुड्डी पर रख लिया। मुझे डर था कि कहीं हैरानी से मेरा जबड़ा ही नीचे न गिर जाए। बचपन में मैंने इतनी घटिया हरकत की थी, मुझे तो रत्ती भर भी याद नहीं है। लेकिन लिनशन, तुम बाद में कहाँ गायब हो गए थे? मैं पागलों की तरह अपनी धुंधली बचपन की यादों को टटोल रहा था, लेकिन मुझे एक भी सीन याद नहीं आ रहा था। लिनशन, कुछ बोलो। मैंने स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए सू वान को ध्यान से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि सच में तुम्हें पूरी तरह से भूल गया हूँ? ये बोलते ही मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये बात तो मुझे सिर्फ अपने मन में सोचनी थी, मैंने इसे जोर से कैसे बोल दिया? मैंने डरते डरते ड्राइव कर रही सू वान को देखा। जैसा कि मुझे डर था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। मुझे तो ये तक डर लग रहा था कि कहीं वो गुस्से में आकर आगे वाली कार में टक्कर न मार दे। सॉरी, मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बचपन की उस बचकानी हरकत ने तुम्हें इतना बड़ा झटका दिया होगा। अगर मुझे पता होता कि बड़े होकर तुम मेरी बॉस बनोगी, तो कसम से मैं तुम्हारे न्यू ईयर के पैसों की पूजा करता। बेशक आखिरी वाली बात एकदम झूठ थी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। पैसा तो मेरी जान है। पता नहीं ये मेरा वहम था या सच, लेकिन मैंने सू वान की एक ठंडी और डरावनी हंसी साफ साफ सुनी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन सू वान ने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और पूरे रास्ते चुप रही। मेरी भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं मन ही मन डर से कांप
रहा था। क्या मेरी अभी अभी लगी जॉब खतरे में है? क्या पहली परमानेंट सैलरी मिलने से पहले ही मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? 8,000 की सैलरी, सारे इंश्योरेंसेस, वीकेंड पर 2 दिन की छुट्टी और ऊपर से रोज बॉस का रेड पैकेट। इतनी बढ़िया जॉब मुझे और कहाँ मिलेगी? मैं तो एक मामूली सा कॉर्पोरेट स्लेव हूँ। भगवान मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? सुवान पूरे रास्ते छुप रही और मुझे मेरे रेंटेड अपार्टमेंट के नीचे छोड़ दिया। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए मैंने कहा, बॉस, मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू, मैं आपको जिंदगी भर प्यार करूंगा। ये लाइन तो तुम्हारी जुबान पर हमेशा ही रहती है। मेरी तो बिना आंसुओं वाले रोने वाली हालत हो गई थी। ये तो मेरा तकिया कलाम बन चुका है, अब नहीं बदल सकता। मैं बचपन से ही मीठा बोलने वाला हूँ। मैं किसी दादी को भी प्यार से दीदी बोल सकता हूँ। बस मुझे थोड़ा सा फायदा दिख जाए तो मैं किसी को भी आसमान पर चढ़ा सकता हूँ। फेस्टिवल्स में जब भी मैं रिश्तेदारों से मिलता हूँ तो रेड पैकेट लेते हुए दिल से हार्ट बनाता हूँ और मुंह से लगातार थैंक यू, लव यू फॉरएवर बोलता रहता हूँ। इस वक्त मेरे अंदर एक भयानक जंग चल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद रिजाइन दे दूं या फिर बॉस के मुझे निकालने का इंतजार करूं। मैंने चुपके से नजरें उठाकर सुवान के चेहरे के हाव भाव देखे। उसकी भौहें तनी हुई थी और चेहरा कोयले जैसा काला पड़ चुका था। बॉस, क्या अंदर आकर बैठना चाहेंगी? मैं खुद को बहुत बड़ा सोशल बटरफ्लाई मानता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी बॉस भी मेरी ही प्रजाति की है। उसने सीधे मेरे हाथ से चाबी ली, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जैसे ही उसने दीवार पर लाइट का स्विच ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाया, उन पुरानी घिसी पिटी तारों से उसे अचानक करंट लग गया। पल भर में ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा भी जम गई हो। तुम सच में मुझे अंदर बुलाना चाहते थे या मेरी जान लेना चाहते हो? मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और कमरे का नजारा सामने आ गया। पुरानी जमीन, पुरानी टेबल, पुराना सोफा, पुरानी अलमारी। बिल्कुल सही, मैंने एक बहुत ही पुराना घर रेंट पर लिया था, बस इसलिए क्योंकि ये सस्ता था। 1 महीने का रेंट सिर्फ 500 युआन था। दूसरों को पसंद आता या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये पहली नजर में ही भा गया था। भले ही फर्नीचर पुराना था, लेकिन मैंने उसे एकदम साफ सुथरा रखा था। कॉफी टेबल पर ताजे फूल रखे थे, बगल में एक फिश टैंक था और एक आलसी प्यारी सी बड़ी ऑरेंज कैट भी थी। पूरे घर में एक अलग सी लाइफ थी। मैं हमेशा से अपनी जिंदगी को भरपूर जीता हूँ। कंपनी तुम्हारे सारे इंश्योरेंसेज और फंड्स पे करती है, उसके बाद भी तुम्हें 8,000 मिलते हैं। तुम ये सारे पैसे कहाँ खर्च करते हो जो तुमने ऐसा टूटा फूटा घर रेंट पर लिया है? जाहिर है मैंने सब बचा लिए हैं। रेंट निकालकर बाकी सारा पैसा सेव कर लिया है। इतने पैसे बचाकर क्या करोगे? कहीं तुमने कोई स्टूडेंट लोन तो नहीं ले रखा है? बिल्कुल नहीं, मैंने ये पैसे अपनी फ्यूचर वाइफ को पालने के लिए बचाए हैं। अपनी आने वाली बीवी के खर्चे उठाने के लिए ये सेविंग्स की हैं। तो बचपन में जो तुमने मेरे न्यू ईयर के पैसे ऐंठे थे, वो भी अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए ही बचाए थे? हाँ बिल्कुल। मेरा मन किया कि मैं तुरंत अपने इस बकवास मुंह पर ताला लगा लूं। पता नहीं क्यों मैं जो हमेशा बात बात पर झूठ सच कुछ भी बोल देता हूं, सुवान के सामने आते ही सिर्फ सच ही उगलता हूं। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। वो पक्का यही सोच रही होगी कि मैंने उसके न्यू ईयर के पैसे ठग कर अब किसी और लड़की पर उड़ाने का प्लान बनाया है। मैं मन ही मन रोने लगा। अब तो पक्का मैंने सुवान से दुश्मनी मोल ले ली है। अगले दिन जब मैं कंपनी वापस गया तो मैं एकदम मुरझाए हुए बैंगन की तरह लग रहा था। मैंने भारी दिल और दुखी मन से अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। मेरी 8,000 की सैलरी, मेरे सारे इंश्योरेंसेज और फंड्स, वीकेंड की 2 छुट्टियां और बॉस के वो रेड पैकेट्स, अब इनमें से कुछ भी मेरी किस्मत में नहीं था। तभी वीचार्ट का नोटिफिकेशन बजा। ये सुवान का मैसेज था। वही जाना पहचाना 50 युआन का रेड पैकेट और साथ में लिखा था, मेरे ऑफिस में आओ। अरे नहीं, सच में मैंने खुद रिजाइन कर दिया है, फिर भी वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या वो अब मुझसे बचपन के ठगे हुए न्यू ईयर के एक एक पैसे का हिसाब मांगने वाली है और सब कुछ उगलवाने वाली है? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं मन ही मन उसे कोस रहा था, लेकिन मेरी बॉडी पूरी तरह से ऑनेस्ट थी। मैं चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ चल पड़ा। बॉस, आपने मुझे बुलाया? सुवान ने बिना कुछ कहे सीधा मेरा रेजिग्नेशन लेटर अपनी डेस्क पर फेंक दिया। नहीं, तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो? क्या मेरे दिए हुए बेनिफिट्स कम है या किसी और कंपनी ने तुम्हें अप्रोच किया है? वो तुम्हें कितनी सैलरी दे रहे हैं? मैं तुम्हें डबल दूंगी। सुवान बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज था। मुझे उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। क्या तुमने पहले ही कोई दूसरी कंपनी ढूंढ ली है? ओह, तब जाकर मुझे समझ आया। उसे गलतफहमी हो गई थी कि किसी दूसरी कंपनी ने मुझे हाई सैलरी का ऑफर दिया है। कोई दूसरी कंपनी नहीं है। मैं तो बस अभी अभी पास आउट हुआ एक रूकी हूँ। मुझे कौन सी कंपनी ऑफर देगी? ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वीकेंड ऑफ, इंश्योरेंसेज और 8,000 सैलरी वाली जॉब मिलना तो मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। मेरा एक दोस्त भी इंटर्न है। उसे महीने के सिर्फ 1,800 रुपए मिलते हैं, फिर भी वो रोज हस्की कुत्ते की तरह खुश रहता है। इतने शानदार बेनिफिट्स वाली जॉब छोड़कर मुझे सच में नहीं पता कि भविष्य में मुझे कैसी जॉब मिलेगी। पता नहीं क्यों मुझे साफ महसूस हुआ कि सुवान का चेहरा और भी गुस्से से भर गया था। बिना कोई दूसरी जॉब ढूंढे तुमने रिजाइन करने की हिम्मत कैसे की? लिंशन, क्या तुम बचपन से ही खतरों के खिलाड़ी रहे हो? सुवान मेरे बेवकूफी भरे जवाब पर गुस्से से हंस पड़ी। मैंने ईमानदारी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आजकल लोनली वॉरियर गाना सुन रहा हूँ। बिना सोचे समझे रिजाइन कर दिया? क्या आप तुम हवा खाकर जिंदा रहोगे? उसने बेबसी से अपनी बौहें मली। ये सब आपकी वजह से ही तो है। आप इतनी डलावनी है। आप बार बार मेरे बचपन में आपके न्यू ईयर के पैसे ऐंठने वाली बात निकालती हैं। मुझे लगा आप इनडायरेक्टली मुझे अपने से दूर जाने को कह रही हैं। एक बार फिर मेरे मुंह से सच फिसल गया। मुझे पक्का शक है कि मुझे कोई अजीब सी बीमारी हो गई है। जब भी मैं सुवान के सामने होता हूं, मैं सच बोलने से खुद को रोक नहीं पाता। सुवान ने मुझे कुछ सेकंड्स तक घूरकर देखा,
पता नहीं वो क्या सोच रही थी। सैलरी बढ़ाकर 10,000, वीकेंड ऑफ, इंश्योरेंसेस और फंड्स वैसे ही रहेंगे। मेरे कानों में तो जैसे धमाका सा हो गया। क्या आसमान से सच में ऐसी छप्पर फाड़कर खुशियां गिरती हैं? बॉस, आप मुझे जो भी कहेंगी मैं वही करूंगा। अगर आप पूर्व जाने को कहेंगी तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा। आप ही मेरी अन्नदाता है। मेरे लिए तो आप भगवान से बढ़कर हैं। बॉस, आगे के लिए क्या ऑर्डर है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मक्खन लगाने का ऐसा शौक है। मैंने अपना मुंह बनाया। क्या करूं, सैलरी बढ़ने की खुशी में थोड़ा एक्साइटेड जो हो गया हूं। उसके बाद सू वान मुझसे कॉफी बनवाने, होटल बुक करवाने, यहां तक कि मीटिंग के लिए उसके कपड़े तैयार करने जैसे काम करवाने लगी। मुझे पक्का शक होने लगा था कि मेरा प्रमोशन किसी आम एम्प्लॉय की तरह नहीं हुआ है, बल्कि मैं उसका पर्सनल लाइफ असिस्टेंट बन गया हूं। पर खैर, ये भी ठीक है। अब मुझे उन उलझी हुई फाइल्स को देखकर सिरदर्द नहीं झेलना पड़ता, ना ही डायरेक्टर से बहस करनी पड़ती है। मेरी जिंदगी काफी सुकून से कट रही थी। रात को ओवरटाइम खत्म करने के बाद सू वान ने खुद ड्राइव करके मुझे घर छोड़ा। मैंने मना करने की सोची थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसने मेरे 888 युआन का रेड पैकेट लिया था, तो उसे अपना फ्री ड्राइवर बनाने में कोई बुराई नहीं है। और मैंने खुशी खुशी हामी भर दी। मेरे घर के अंदर घुप अंधेरा था। अगर कॉरिडोर में सेंसर लाइट्स ना होती तो मुझे अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। सू वान ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। उसकी नजर जली हुई तारों और पास रखे फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ी। इस वक्त उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मुझे लगा वो मेरे इस टूटे फूटे और खतरनाक घर का मजाक उड़ाने वाली है। शुक्र है उसने अपने गुस्से पे काबू रखा और कोई कड़वी बात नहीं कही। जाओ, अपना सामान पैक करो, तुम मेरे घर चलकर रहोगे। एक लड़का और एक लड़की का साथ में रहना थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होगा? तुम्हारे घर की वायरिंग खराब हो चुकी है। यहाँ और रहे तो किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। और अगर कल सुबह तुम काम पर लेट हुए और तुम्हारी सैलरी कटी तो मेरे सामने रोना मत। आखिर में मैंने हार मान ली। अपने कपड़े पैक किए, अपनी ऑरेंज कैट आओ गोद में उठाया और सू वान के साथ उस पुराने घर को छोड़ दिया। सू वान सिटी सेंटर के सबसे पॉश और हाई एंड एरिया में रहती थी। दरवाजे से अंदर घुसते ही स्मार्ट एआई ने पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दी। एकदम प्रीमियम फीलिंग आ रही थी। मेरा घर भी कोई इतना बुरा नहीं था, पर मैं थोड़ा कंजूस किस्म का इंसान हूँ, इसलिए मैंने वो सस्ता पुराना घर लिया था। आज मैंने भी लग्जरी अपार्टमेंट का मजा चख लिया। सच कहूं तो मैं काफी टाइम से एक नया घर ढूंढने की सोच रहा था, बस काम में इतना बिजी था कि ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला और बात टलती गई। अंदर जाने पर सू वान ने मुझे मेंस स्लीपर्स का एक जोड़ा दिया, जो मेरे पैरों में एकदम परफेक्टली फिट आ गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, वो तो सिंगल है, फिर उसके घर में एकदम नई मेंस स्लीपर्स क्या कर रही हैं? कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो कहीं वो मुझे उन दोनों के बीच की दीवार ना समझ ले। मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। क्या सोच रहे हो? ये स्लीपर्स बिल्कुल नए हैं, मैंने खास तुम्हारे लिए ही मंगवाए हैं। अब से तुम इसी कमरे में रहोगे। मैं नहीं चाहती कि आज जैसी शॉर्ट सर्किट की घटना दोबारा हो। तुम मेरे एम्प्लॉय हो। तुम्हारा उस खतरनाक पुराने घर में रहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रही हूँ। यहाँ तुम फ्री में रह सकते हो। बहुत बढ़िया सू वान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं जाकर फ्रेश हो जाता हूँ। बाल बाल बचा। मैं तो अभी 10,000 सैलरी वाली अपनी गॉडेस ऑफ वेल्थ को नाराज करने ही वाला था। ओह, इम्प्रेस करने का इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से ऐसे ही निकल गया। सॉरी बॉस, मैं उठने में लेट हो गया। जल्दी खा लो, खाना खत्म करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने घर ले चलूंगी ताकि हम तुम्हारा बाकी सामान भी यहाँ ला सकें। लेकिन मेरे घर का रेंट अभी आधा महीना बचा है। मैंने तुम्हारा सारा रेंट यहाँ माफ कर तो दिया है। तुम अभी भी उस आधे महीने के रेंट के बारे में सोच रहे हो? सच में बहुत लालची हो। पता नहीं क्यों मुझे उसकी आवाज में एक अजीब सा प्यार और दुलार महसूस हुआ। पक्का ये मेरा वहम होगा। बचपन में मैं अक्सर उसकी दादी के घर जाता था और मैंने उसके सारे न्यू ईयर के पैसे भी ठग लिए थे। वो उस बात का बदला नहीं ले रही, यही भगवान का लाख लाख शुक्र है। घर की चीजें आराम से इस्तेमाल करना, कोई फॉर्मेलिटीज मत करना। ठीक है बॉस, भले ही मैं एक सोशल बटरफ्लाई हूँ, लेकिन गॉडेस ऑफ वेल्थ के घर में मुझे अपनी हद में रहना होगा। मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकता। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर मैंने जॉब छोड़ दी और हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है तो वो मुझे सीधा घर से बाहर निकाल देगी। फिर मेरे पास रोने का मौका भी नहीं होगा। तुमने मुझे पैसे ट्रांसफर क्यों किए? मैंने हल्की सी हंसी हंसते हुए उसे अपने मन का डर बता दिया। अगर तुम जॉब छोड़ भी दोगे तब भी मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी। बस पिछली बार की तरह बिना सोचे समझे रिजाइन करने की बात मत करना। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं चाहूं तो मैं कंपनी में रिटायरमेंट तक काम कर सकता हूं? तो फिर आप इसे सबूत के तौर पर बोलिए। सू वान लिन शेन को बुढ़ापे तक कंपनी में काम करने की परमिशन देती है। सू वान लिन शेन को बुढ़ापे तक कंपनी में काम करने की परमिशन देती है और ये घर भी लिन शेन को हमेशा रहने के लिए देती है। बढ़िया है, अब मेरे पास सबूत है। मैं अपना सामान पैक करना कंटिन्यू करता हूँ। अब तो यहीं परमानेंटली रहना है। सुआ। मॉम, मेरी बात सुनिए। मैं सुवान के घर सिर्फ टेम्पररीली रह रहा हूँ। हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप क्या सोच रही हैं?
सुवान ने मुझे पहले ही बता दिया था। तुम उस पुराने खंडर में रह रहे थे जहां शॉर्ट सर्किट का इतना खतरा था। अगर आधी रात को कुछ हो जाता तो तुम्हें डर न लगता हो, पर मुझे तो लगता है। और मैं बेवजह सुवान को भी डरा देता। मैंने कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर तो खरीदा ही था ना। अगर सच में कुछ हो जाता तो मैं खुद को बचा लेता। मॉम, अब ये मत कहना कि मेरी कोई सौतेली बहन भी है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है। फालतू सोचना बंद करो और मेरे रास्ते से हटो। मेरी सगी माँ सच में कितनी बेरहम है। जब से मैं और सुवान रोज साथ ऑफिस जाने आने लगे और एक ही कार में सफर करने लगे, कंपनी में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। सब मेरा मजाक उड़ाते कि मैं अपनी औकात भूल गया हूं और बॉस के टुकड़ों पर पल रहा हूं। ये बातें आग की तरह फैल गईं। जब मुझे इस बारे में पता चला, तब तक नीचे वर्कशॉप के वर्कर्स भी मेरे और सुवान के रिश्ते के बारे में गॉसिप कर रहे थे। उस दिन जब मैं एम्प्लॉय एरिया में गया तो मैंने देखा कि मेरा एक करीबी दोस्त भी बाकी लोगों के साथ मिलकर मेरी पीठ पीछे बातें बना रहा था। मैं अंदर से बहुत उदास हो गया। मैं चुपचाप फाइल लेकर ऑफिस वापस आ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे बस इस बात का डर है कि अगर ऐसा चलता रहा तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मेरी ऐसी कौन सी रेपुटेशन है जिसकी मुझे परवाह करनी चाहिए? डायमंड सिंगल गॉडेस, एस्थेटिक कोल्ड फीमेल प्रेसिडेंट, लिन शेन की। तो इसका मतलब बॉस सच में तुम्हारी फियांसे है? तुमने तो बहुत बड़ा राज छुपा कर रखा था। तुम्हें किसने बताया? कल शाम को छुट्टी से पहले बॉस खुद हमारे ऑफिस आई थी और उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी। मुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए थैंक यू, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपको अपनी रेपुटेशन दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर आगे से तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छे से पेश आना। हमारे मॉम डैड के भी अच्छे रिश्ते हैं और हमारी दादियां तो सगी बहनें हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं। क्या तुम सच में यही सोचती हो? बिल्कुल नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल नाम है, गॉडेस ऑफ वेल्थ, लिटिल मनी ग्रबर। इन अफवाहों का मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बॉस का सख्त ऑर्डर है, जो भी पीठ पीछे फालतू की गपशप करेगा या किसी कलीग के बारे में अफवाहें उड़ाएगा, उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। सुवान ने मेरे साथ जो भी भलाई की है, मैंने उसे अपने दिल में बसा लिया है और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने खास तौर पर एक रेसिपी बुक खरीदी और वीकेंड पर सुवान को अपने साथ सब्जी मंडी ले गया। आज मैं खाना बनाऊंगा आंटी। सुवान ने मुझे कुछ सोचते हुए देखा। हमने पूरी मंडी का चक्कर लगाया और बहुत सारी सब्जियां खरीदी। पेमेंट करते वक्त मैंने झट से सब्जी वाली आंटी को अपना क्यूआर कोड दिखाया और आज मैंने 300 युआन खर्च कर दिए। क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूं, पर लग रहा है कि किचन को चोट लग गई है। वाह, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स कमाल की हैं। तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड की तो किस्मत ही चमक जाएगी। सॉरी, मैं अभी इसे साफ करता हूं। तो क्या आज रात तुम मेरे साथ सोगी? मैं जाकर अपने ऑरेंज कैट को ले आता हूं। बस उसे मारना मत, बाकी तुम उसके साथ जो चाहो कर सकती हो। तुम्हारी कैट हीट पर है, और वो भी पहली बार डैड बना हूं तो अभी आदत नहीं हुई है। सिंगल डैड होने का यही नतीजा होता है। तुम्हें उसके लिए मेरे जैसी एक मॉम ढूंढनी चाहिए। क्यों ना कल ही जिन दो को न्यूटरिंग के लिए ले जाए। क्या तुम उसे न्यूटर किए बिना नहीं रह सकती? ये मेरा बेटा है या तुम्हारा? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा भी बेटा है। अब उसके मेटिंग सीजन में तुम ही उसकी मॉम हो। सू, तुम्हें क्या लगता है कहीं जिन दो अपनी हवस रोकते रोकते मर तो नहीं जाएगा? उसका नाम टीएन है। वो किसी को खरोचती नहीं है, टेंशन मत लो। ब्रदर इन लॉ, सुवान अभी तक आपको पटा क्यों नहीं पाई हैं? अरे दीदी, मेरे और बॉस के बीच सिर्फ एक प्योर बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता है। सुवान, देखो वो दोनों मीटिंग करने वाले हैं। तुमने क्या देख लिया? मैंने देखा कि वो दोनों ऐसे कर रहे थे और फिर वैसे कर रहे थे। अगली बार इतनी क्यूरियोसिटी मत दिखाना। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इस वक्त ऐसा सवाल पूछने से बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही, क्या करूं? मैं तुम्हारी मॉम को जाकर सब समझा दूंगी। मैं कह दूंगी कि पहले मैंने ही शुरुआत की थी। सॉरी। ओ माय गॉड, कल रात मैंने सच में अपनी 10,000 सैलरी वाली गॉडेस ऑफ वेल्थ को अपने ऊपर गिरा लिया। मुझ में कुछ ज्यादा ही शेर जैसी हिम्मत आ गई थी। मेरा मन कर रहा है कि टाइम में पीछे जाकर खुद को थप्पड़ मारूं। तो हम मैरिज सर्टिफिकेट कब ले रहे हैं? और तुम अपनी शादी की डेट क्या रखना चाहते हो? सू, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। क्या हम पहले डेट नहीं कर सकते? क्या मेरी टेक्निक्स अच्छी नहीं थी? अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं सीख लूंगी। आगे चलकर मैं बेहतर हो जाऊंगी। ओ माय गॉड, क्या ये वही बातें हैं जो मैं बिना पैसे दिए सुन रहा हूं? कोल्ड फीमेल बॉस की इमेज पूरी तरह से टूट चुकी है। आ गया, जल्दी से गर्मा गर्म खा लो। आ जाओ, देर मत करो। मैं उसे अपने मॉम डैड से मिलाने ले जा रहा हूं। ये लड़की कितनी सुंदर और समझदार है। थैंक यू आंटी। हालांकि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन आज डैड के साथ मैं भी कुछ ड्रिंक्स लूंगी। डैड, आज मैं आपके साथ जी भर के पीऊंगी। मेरी मॉम ने खुशी खुशी बहुत सारे टेस्टी डिशेस बनाए। मम, ज्यादा परेशान मत होइए। सुवान रात को मेरे साथ सो जाएगी। तुम नशे में नहीं हो?
मैं नशे में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन अगर मैं अभी नशे में होने की एक्टिंग नहीं करूंगा तो डैड आज रात मुझे बड़े बोल्स में शराब पिला पिलाकर मार डालेंगे। डैड तो अभी पीते पीते रो भी पड़े थे। क्या मैं तुम्हारे मॉम डैड को अंकल आंटी कहकर बुलाऊं या फिर? उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम उन्हें मॉम डैड कहोगी। जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। लिनशेन, तुम कितने प्यारे बच्चे हो। आंटी को तुम बहुत पसंद हो। अगर रूयान ने कभी तुम्हें परेशान किया तो मैं अपने अंकल से कहूंगी कि वो उसे मिलिट्री रूल से सजा दें। ओह माय गॉड, ये सीन तो बड़ा जबरदस्त है। फीमेल बॉस को मिलिट्री रूल्स की सजा, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू मॉम डैड, अब से हम सब एक फैमिली है, कोई फॉर्मेलिटीज मत कीजिएगा। आपका जो कुछ भी है वो मेरा है और मेरा तो मेरा है ही। मेरा मतलब है जो आपका है वो मेरा और सुवान का है, और जो मेरा और सुवान का है वो भी आपका ही है। तुम्हारी मॉम अभी जो बचपन की सगाई की बात कर रही थी वो क्या था? ये सगाई मेरी दादी और तुम्हारी दादी ने सालों पहले तय की थी। उन्होंने तय किया था कि जब उनके बेटा और बेटी होंगे तो वो उनकी शादी करा देंगी, लेकिन डैड की जनरेशन में सिर्फ लड़के ही पैदा हुए, तो ये बात हमारी जनरेशन पर आ गई। ओह माय गॉड, अब मुझे याद आया, किस्मत का खेल सच में कितना अजीब होता है। ये सब तुम्हारे लिए है। बचपन में तुमने ही कहा था कि मैं इन्हें बचाकर रखूं और बड़ी होकर तुम्हें सौंप दूं। मेरी गॉडेस ऑफ वेल्थ कितनी स्मार्ट है। अब मेरे पास फिर से बहुत बहुत सारा पैसा आने वाला है। मेरी और सुवान की शादी हो गई, चाहे लड़की वाले हों या लड़के वाले। मैंने हर एक रिश्तेदार की जम के तारीफ की। शगुन देते वक्त वो हंसते हंसते मुझे रेड पैकेट्स दे रहे थे और उन्हें रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा था। शादी में उसके डैड ने उसका हाथ मेरे हाथ में सौंपा और फिर वहां से गायब हो गए। बाद में मुझे पता चला कि वो वॉशरूम में छुपकर फूट फूट कर रो रहे थे। शादी के बाद हमने एक नया घर खरीद लिया जो बिल्कुल सुवान के मॉम डैड के घर के सामने था। हमारी शादी के तीसरे महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई। मेरी मॉम के कहने पर सुवान ने बेड रेस्ट लेना शुरू कर दिया। बच्चा होने के बाद एक दिन सुवान की मॉम उसकी देखभाल करती और अगले दिन मेरी मॉम। हमारे घर में